नमस्कार। पॉजिटिव आगरा में हम फिर हाजिर हैं आपके साथ एक नए एपिसोड में। आज हम चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे श्री सुधीर नारायण जी से, जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड सिंगर हैं और म्यूजिशियन भी हैं और कंपोज़र भी हैं। उन्होंने इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, कल्चरल एम्बेसडर भी हैं और आगरा का नाम देश विदेश में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा किया है और हम सबको गौरवान्वित होना चाहिए कि आगरा के अंदर इंटरनेशनली एक्लेम्ड सिंगर हैं। तो सुधीर जी, मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने सिंगिंग, कैसे कहा जाता है कि सिंगिंग बाय बर्थ होती है या फैमिली के अंदर कोई सिंगर है तो सिंगिंग आप बिल्कुल पकड़ लेते हैं, तो आप म्यूज़िक के अंदर कैसे आए? बेसिकली सबसे पहले तो नमस्कार। बेसिकली फैमिली में ये संगीत था। मेरे फादर तो ही वॉज अ पुलिस ऑफिसर और कई जगह सुपरिंटेंडेंट पुलिस थे यूपी कैडर में। तो हम लोग के ट्रांसफ़र्स हुआ करते थे, एक जगह से दूसरे जगह हम लोग फैमिली शिफ्ट होती थी। तो म्यूज़िक का लेकिन बहुत अच्छा माहौल हमारे परिवार में था। हमारे फादर मरहूम श्री आर.सी. बनौदा, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा म्यूज़िक को बढ़ावा दिया हम लोगों को। और मेरी जो मदर थी वो खुद उन्होंने एमए किया म्यूज़िक से और सितार वो बहुत अच्छा बजाती थी। मेरी बड़ी बहन उषा शर्मा, वो जो आजकल कनाडा में हैं और कनाडा में उनका एक विनिपेग में डांस का और म्यूज़िक का स्कूल भी है। कथक डांस, वो बहुत ही अच्छी कथक नृत्यांगना थी और अभी तो खुद नहीं करती हैं लेकिन वो सिखाती हैं। तो वो मतलब आप इसी से समझ सकते हैं कि उनके साथ संगत करने वालों में पंडित शामता प्रसाद गोदई महाराज जो पद्म विभूषण, और ये समझिए कि संगत सम्राट हबीबुद्दीन साहब, ऐसे लोगों ने उनके साथ संगत तबले पे की हुई है। और उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति भवन में उनका कार्यक्रम हुआ जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति हुआ करते थे। और नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समक्ष भी उनका कार्यक्रम हुआ दिल्ली के तालकटोरा गार्डन में, जो ऑडिटोरियम है वो। तो इट वाज एन ओपन थिएटर देयर। यूरी गैगरिन भी आए थे उस कार्यक्रम में, मैं मौजूद था। मैं बच्चा बहुत छोटा था। तो यूरी गैगरिन जो कि कॉस्मोनॉट थे, वो भी उस ज़माने में वो भी आए थे उसमें। पंडित नेहरू जी थे और तमाम लोग थे। बहुत सुंदर उनका ये परफॉर्मेंस कथक का हुआ था। तो बनारस से उन्होंने ये कथक किया, सीखा। साथ ही तबले का उनको बहुत अच्छा ज्ञान था और शेर व शायरी का भी। तो आप यूँ कहिए कि हमारे परिवार में संगीत जो है चारों तरफ से गूंजता था। हमारे घर में बड़े बड़े संगीतज्ञ आया करते थे जी। जब बड़े संगीतज्ञों की मैं बात करता हूँ तो हमारे यहाँ पंडित शामता प्रसाद जी गोदई महाराज जी, पंडित निखिल बनर्जी जो कि इतने बड़े सितार वादक, जो कि रविशंकर जी के बराबर के लेवल के। साथ ही पंडित राजन साजन मिश्र, इस घर में हमारे उनका सानिध्य कई बार मिला। पंडित अजय चक्रवर्ती पद्म भूषण, वो भी उनका भी सानिध्य हमको प्राप्त हुआ। तो पंडित जसराज जी भी, उनका भी पदार्पण हुआ यहाँ पे। हाँ, बेगम परवीन सुल्ताना पद्म भूषण। आपने संगीत की शिक्षा आगरा में, जैसे आगरा घराना की बात की जाती है और अलग अलग घराने की बात की जाती है जी, तो आप मैंने औपचारिक शिक्षा
हमारे आगरा घराने के ही उस्ताद शब्बीर अहमद ख़ान साहब से ली। तो शब्बीर अहमद ख़ान साहब का अपना एक अलग अंदाज उनका गाने का हुआ करता था, और ऐसे उस्ताद मैं समझता हूँ बड़े सौभाग्य से ही किसी को मिल पाते हैं। उसका कारण ये था कि जैसे सिखाने आ गए वो, अब सिखाने आ गए कि वो 2 घंटा सिखा रहे हैं या 4 घंटा सिखा रहे हैं, उनको उससे कोई, कभी मेरे को तो कभी भी याद नहीं कि उन्होंने कभी मुझसे ये कहा हो कि मुझे भाई फ़ीस दे दो, फ़ीस का टाइम हो गया। तो ये उस तरह के गुरु शिष्य परंपरा वाले जो पैटर्न हुआ करता था, उस पैटर्न में हमने उनसे उस्ताद से ये गज़ल गायकी सीखी और शास्त्रीय संगीत की भी जानकारी करी, और किस तरह से सुर को लगाया जाता है, मिठास कैसे पैदा की जाती है, बोल बनाओ क्या होते हैं, वो सारी बातें भी उन्होंने बहुत अच्छे से समझाई। मतलब इट वॉज ए ब्लेस, आई थिंक आई वॉज ब्लेस्ड टू हैव ए गुरु लाइक हिम। उसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ, मैं बचपन में एक पंडित मदन मोहन गोस्वामी जी हुआ करते थे मुरादाबाद में, जब मेरे फादर पोस्टेड थे वहाँ पे, तो उनसे भी मैंने प्रेरणा बहुत ली। जब उनसे सीखा, मतलब ऐसे बैठ के नहीं सीखा, लेकिन वो क्योंकि हमारे घर आया करते थे, बहुत अच्छा गाते थे, उनसे प्रेरणा बहुत ली। फिर हमारे साथ यहाँ पे आगरा में हमारे परिवार के साथ ही रहे करीब 3-3.5 साल हमारे साथ पंडित कल्याण चंद लहरी जी, बहुत बड़े अच्छे सितार वादक हुआ करते थे आगरा में। तो उन्होंने वो जिस तरह से बजाया करते थे, जो नॉलेज उनकी थी सितार की, क्यों वो मतलब इट वाज समथिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल। तो इन लोगों से मुझको सीखने का बहुत कुछ मिला। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आगरा बड़ा रिच रहा है, चाहे गज़ल लिखने वाले हों या गाने वाले हों, और आगरा घराना जो बहुत पुराना घराना कहा जाता है जी, तो आज उसकी जो स्थिति है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप आगरा के कल्चरल एम्बेसडर हैं, और आगरा घराना अगर है तो लोग जानना चाहते हैं कि आगरा घराना, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उसको तो आगरा घराने के बारे में शायद पता भी नहीं है, लेकिन आपका क्या व्यू है इस पे आगरा घराने? देखिए ये जो घराने होते हैं जी, और जो संगीत की जो परंपराएं होती हैं, ये वैसे तो किसी की मोहताज नहीं होती हैं जी, ये परिवार से, घराना मीन्स घराना, घर में परिवार से ही वो संगीत निकलता है, परिवार में ही वो फैलता फलता प्रफुल्लित, वो क्या कहते हैं, पुष्पित और पल्लवित होता है जी। और उसका स्पिन ऑफ ये होता है कि सारी दुनिया को वो उनको सुनने का अवसर मिलता है। तो ये जहाँ तक आपने पूछा अभी मौजूदा स्थिति क्या है, तो अब जैसे कि उस्ताद फैयाज़ खां हुआ करते थे, तो उसके बाद अकील अहमद खान साहब भी हुए, और शराफत हुसैन खान साहब भी हुए, लताफ़त हुसैन खान साहब भी हुए, हमारे उस्ताद शब्बीर अहमद खान साहब भी हुए। अब दुर्भाग्य से अब वो लोग हमारे मध्य नहीं हैं, और इस परंपरा को आगे ले जाने के लिए जो एक गुरु चाहिए या कोई एक ऐसा फिगर चाहिए जो उस परंपरा को लेके जाए, वो अभी थोड़ा संकट में है। नहीं, जैसे आप जो घराने होते हैं उसमें गुरु और शिष्य परंपरा चलती है, तो उसमें क्या आप अपने आप को देखिए हम आपकी मैं क्लियर करता हूँ एक चीज़। होता ये है कि जो घराने की बात करें, हमने उस घराने से सीखा ज़रूर है जी, यस सीखा है, लेकिन जो सुना है मैंने, कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं ये मुझे नहीं मालूम। कहते ये हैं कि जब तक 3 पीढ़ी
तक वो अगर संगीत वहाँ 1 से 2 और तीसरी तक नहीं आता, तब तक वो घरानेदार नहीं माना जाता। जी जी। तो ये कहते हैं, कहाँ तक सच है पता नहीं मुझे। तो अभी हाँ ये कह सकते हैं कि हाँ हमने आगरा घराने के उस्ताद से सीखा है ये। और आप गाते भी हैं उसी? हाँ बिल्कुल गाते उसी हैं, बिल्कुल गाते हैं, उस परंपरा का निर्वहन करते हैं जितना हमसे बन पड़ता है। और ये क्योंकि ये बेसिकली आगरा घराने की खूबी ये है, खासियत ये है कि आगरा घराना गायकी का घराना है। उसमें नृत्य नहीं है, उसमें वादन या जैसे तबला वादन है ये नहीं है, ये बेसिकली गाने का घराना है। तो गायकी प्रधान घराना है ये। तो आप कुछ आगरा में अगर लोग जानना चाहते हैं कि आगरा घराने जो गायकी है उसमें कितने लोग, एक तो आप हैं और बाकी के और भी लोग हैं जो आगरा घराने की जो सीखा है वो गाते हैं? देखिए हैं जो बड़े अच्छे गाने वाले हैं, एक कलकत्ता में हैं, उनके वो तो उन्हीं के परिवार के? हाँ उन्हीं के परिवार के हैं, मैं नाम याद नहीं आ रहा मुझे। वो हैं, एक अहमदाबाद में हैं, उनका भी नाम मैं देख के बता सकता हूँ। तो ये लोग मतलब दे आर वेरी 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 गुड, और क्लासिकल परंपरा को वो बाकायदा चला रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उनका अब ये दायित्व बन जाता है कि वो आगे इस परंपरा को बढ़ाते रहें। तो लेकिन शायद उनके परिवार के लोग गाने में इंटरेस्ट, उनके खास परिवार के लोग हाँ नहीं हैं गाने में, लेकिन शिष्यों को ही इसका दायित्व। एक ये जो हैं शौकत शराफत, और ये आगरा घराने के हैं, ये अहमदाबाद में हैं। और एक ये अपने अकील साहब के जो ख़ानदान से हैं, वो कलकत्ता में है। वो कलकत्ता में, उनका नाम मैं जहन से निकल रहा है मेरे। नहीं, मेरा एक और थोड़ा सवाल ये है कि आपसे, कि जो शिष्य आगरा घराने के हुए, क्या उनके ऊपर अब दायित्व आएगा कि वो आगरा घराने की गायकी? नेचुरली अब जैसे कि विजय किचलू साहब थे जो ये इसमें आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी के वो डायरेक्टर भी रहे, तो उनका भी अब देहांत हो गया। तो वो भी आगरा घराने के ही गायक थे। तो आगरा घराना गायकी में बहुत रिच है, और मैं समझता हूँ परंपरा तो ये चलेगी, लेकिन इसको थोड़ा और अगर विस्तार दिया जाए, और थोड़ा अगर और उसको मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अगर वो उसको बढ़ाया जाए, आई थिंक वो उसकी आवश्यकता है। इस पे तो चर्चा जारी रहेगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हाउ आपकी जर्नी कनाडा और अमेरिका कैसे प्रोग्रेस की इंडिया से? बिकॉज काफ़ी कम लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इंटरनेशनली गा रहे हैं, और पिछले 25-30 साल से आप रेगुलरली गा रहे हैं, और आप हर साल जाते हैं, और आपके बहुत सारे सुनने वाले भी हैं जो आपको हर साल सुनना चाहते हैं। तो वो जर्नी हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप आगरा से वो आपकी जर्नी, वहाँ पहुँचने तक की जो जर्नी है, वो कैसे रही? 1989 में सबसे पहले मुझे जाने का सौभाग्य मिला। तो फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू नॉर्थ अमेरिका, सो आई वेंट फर्स्ट टू कनाडा। टोरंटो में 1989 में मुझको किसी ने बुलाया और मैं वहाँ पहुँचा। मेरे पास 2 छोटे छोटे कार्यक्रम थे, वो भी घर के, किसी के घर में प्राइवेट महफिल थी। उस प्राइवेट महफिल को मैं करने गया था टोरंटो में, और टोरंटो के पास एक जगह है लंदन, जो वो भी लंदन ओंटारियो प्रोविंस में। तो वहाँ पे मेरा ये 2 कॉन्सर्ट थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो दोनों कॉन्सर्ट काफ़ी सक्सेसफुल हुए। इन द फर्स्ट ईयर आई एंडेड अप डूइंग 40 कॉन्सर्ट्स इन कनाडा एंड ऑल्सो इन यूएस। मेरा सबसे पहला यूएस में कॉन्सर्ट हुआ लॉन्ग बीच कन्वेंशन सेंटर में, जो कैलिफोर्निया में है, लॉस एंजलिस।
तो वो भी 21 अक्टूबर 1989, उसकी बड़ी वहाँ पे एडवर्टीजमेंट हुई थी, टी शर्ट्स वगैरह बनी थी और लोगों को बांटी गई थी और वो ख़रीदी गई थी लोगों। तो दैट वाज ए ह्यूज अफेयर एंड दैट वाज माय फर्स्ट एवर कॉन्सर्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स। एंड उसके अलावा मैंने और भी जगहों पे वहाँ पे कॉन्सर्ट्स किए, न्यूयॉर्क में किया और डिट्रॉइट में किया, बस शुरू के सालों में यहाँ किया, फिर कैलिफोर्निया में बहुत किया। उसके बाद सिंस यू वांट टू नो अबाउट द जर्नी, तो 1989 से मेरा अभी तक ईश्वर की कृपा से बराबर हर साल एक्सेप्ट फॉर 2 कोविड ईयर्स में मैं नहीं गया, लेकिन उसके अलावा हम बराबर यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा जाते रहे। साथ ही साथ अफ्रीका भी हम गए, ईस्ट अफ्रीका में भी हमारे बहुत कॉन्सर्ट्स हुए। लंदन इंग्लैंड बहुत कॉन्सर्ट्स हुए। लंदन में मैं समझता हूँ 1960-70 कॉन्सर्ट तो लंदन और मैनचेस्टर, बर्मिंघम और आसपास जितने भी जगह हैं, तो 60-70 कॉन्सर्ट तो मिनिमम हमने किए वहाँ पे। और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया भी हम गए, तो वहाँ पे सिडनी में और क्या पर्थ, कई शहर हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे घूमते रहे हम कई वहाँ पे भी कॉन्सर्ट्स किए। और ईस्ट अफ्रीका मुझे बहुत अच्छा लगा। ईस्ट अफ्रीका में जैसे ये क्या नाम है उसका, केनिया एंड दार इस्लाम में वो जो आपका तंजानिया तो वहाँ पर भी जाने का बहुत मौका मिला। मेरे अब तक मोर देन 2000 कॉन्सर्ट्स आई हैव डन इंटरनेशनली, इंडिया से बाहर। आपने कनाडा में वहाँ पे संगीत भी लोगों को सिखाया और हाँ, कम्युनिटी सर्विस भी आपने की। बिल्कुल कनाडा तो में आपको आप वर्क परमिट पे वहाँ जाते? जी, मैं यूएस जो है हमारा आई गो ऑन O1 वीज़ा। ओके। हाँ, जो ये जो आर्ट में जो होते हैं, पहले हम P3 वीज़ा पर जाते थे, अब हम O1 जाते हैं। तो ये जो आर्ट्स की फील्ड में जो लोग होते हैं उनके लिए ये वीज़ा होता है। ये वीज़ा मिलना आसान होता है या बहुत मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल। ये आपका H1B वीज़ा है ना, उससे भी ज़्यादा कठिन है ये। तो फर्स्ट टाइम जब आपको मिला शायद वो तो फर्स्ट टाइम, पहले तो हमको P3 मिलता था, P वीज़ा, परफॉर्मर्स वीज़ा। तो दैट इज़ लेवल डाउन, वो 1 साल का होता है। लेकिन ये वाला जो है वर्क परमिट है, ये O1 वीज़ा जो है, ये 3 साल का होता है। एंड यू कैन बाय प्रॉपर्टी देयर, यू कैन लिव देयर, यू कैन ड्राइव देयर, और सोशल इंश्योरेंस भी आपको होता है। तो मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ग्रीन कार्ड। एंड टू गेट अ ग्रीन कार्ड इज मच ईजियर देन O1 इफ यू हैव O1, इफ यू हैव O1। लेकिन हमने कोशिश नहीं की। अब हम हिंदुस्तान की तरफ आते हैं। आपने आपने आगरा में पढ़ाई की है, सेंट जॉन्स कॉलेज में। जी। और जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ता है, आप शायद कॉलेज डेज से सिंगिंग प्रोग्राम आप कर रहे हैं। तो आपने इंडिया में किन किन शहरों में? इंडिया के ऑलमोस्ट हर बड़े शहर में, चाहे मुंबई हो, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, जयपुर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, लखनऊ, इलाहाबाद, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद। आपका एक है कि राज कपूर साहब आपको अपने किसी फिल्म में गाना गवाना? हाँ, ये एक एनेक्डोट है। राज कपूर साहब का वो था अमृत महोत्सव, तो उसके लिए उनके एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे JP चौक से, जो इंदौर में ऋतु फिल्म्स के नाम से। तो उन्होंने पता नहीं कहाँ मुझे सुना था क्या था, तो उन्होंने, आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, तो मुझे कहा कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, इसको ले चलते हैं।
तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई बोर्डेड ए एरोप्लेन। क्योंकि मुझे वहाँ से टिकट आई और हम हवाई जहाज़ से ग्वालियर से बैठे और हमारे साथ लालजी भी गए, लालजी जिनका अभी स्वर्गवास हुआ। तो तबले पे सिर्फ हारमोनियम और तबला, कोई बैंड वैंड नहीं, कुछ नहीं, बस ओनली 2 थिंग्स। तो इंदौर में हम पहुँचे, वहाँ पहुँच के बीएसएफ के मेस में, वहीं जो है उनका बीएसएफ का एक बहुत बड़ा हॉल था वहाँ पे। तो उसमें हॉल पे ही जहाँ मंच बना था, मंच पे ही राज कपूर जी को बैठा दिया गया और हम 2 जने गाना बजाना। तो करीब 2.5-3 घंटा उन्होंने हमारी गज़लें सुनी और इतना उसमें मुझे भी आनंद, इसलिए एक तो एक किस्सा मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने एक गज़ल की फरमाइश की कि भाई वो अकबर इलाहाबादी की वो गज़ल सुनाइए, हंगामा है क्यों बरपा। मैंने कहा ठीक है। और बिल्कुल हम तो एकदम तैयार, एकदम हर चीज़ से थे, एकदम बहुत अच्छा रियाज भी था उस ज़माने में। तो हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, ये हमने शुरू की। उसमें एक नया शेर हमने पढ़ दिया और वो शेर, जैसे ऐसे बगल में बैठे थे राज कपूर साहब, शेर हमने ये पढ़ा कि पहले तो पिलाते हैं फिर लोगों से कहते हैं, पहले तो पिलाते हैं फिर लोगों से कहते हैं, इससे न मिले कोई ये शख्स शराबी है। बस इतना जो उन्होंने सुना, ऐसे ही करके मेरे को देखते हैं कि अरे, और पब्लिक को बड़ा मज़ा आ गया जो वहाँ पे ऑडियंस थी। तो कहते हैं अच्छा इसको दोबारा सुनाओ। तो मैंने उस शेर को दोबारा सुनाया, तो फिर उन्होंने ध्यान से सुना, फिर कहा क्या फिर सुनाओ। तो कम से कम 8 या 10 बार उन्होंने इसी शेर को रिपीट करवाया मुझसे, और हर बार वो जो शेर मैंने गाया, वो कुछ गुरुओं की कृपा थी कि हर बार मैंने नए अंदाज से उस शेर को सुनाया। तो वो इतने प्रभावित हुए कि 3-4 बार सुनाने के बाद वो हर बार जब मैं सुनाता था उस शेर को, तो उस पर एक्टिंग करके लोगों को दिखाते थे। अच्छा, कि पहले तो पिलाते हैं फिर लोगों से कहते हैं, मतलब हिज हैंड एक्सप्रेशन से, बैठे बैठे चेहरे के और हाथ के एक्सप्रेशन से वो सारी जनता को बताते। तो पब्लिक तो के लिए तो इट वाज सच ए ट्रीट। तो एनीवे, फिर उन्होंने, आपने कहा उन्होंने मौका दिया, यस, उन्होंने मुझको बॉम्बे बुलाया, राज कपूर साहब ने मुझको बॉम्बे बुलाया। वहाँ से हवाई जहाज़ का टिकट आया, हम और प्रदीप भाई, हम दोनों जने दिल्ली गए, दिल्ली से वहाँ गए और उन्होंने हमको एक होटल में रुकवाया। उस होटल का नाम था एम्बेसडर होटल, जो साउथ बॉम्बे में है जी। तो एम्बेसडर होटल में हम रुके रहे। इसी बीच अनफॉर्चुनेटली, टू माई मिसफॉर्च्यून आई वुड से, कि उन्होंने उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो ब्रीच कैंडी में हमें एडमिट हो गए। तो लेकिन वो बार बार जेपी चौक से कह रहे थे कि वो आर्टिस्ट तो आ गए हैं, तो उनको रोको, जाने मत देना आप ही। तो इस चक्कर में 11 दिन तक हम वहीं उसी होटल में, उन्होंने हमको रोक के रखा। तो हम और भाई दोनों जने रहते थे वहाँ पे। तो उसके बाद हमें पता चला कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और फिर वहाँ से वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली आ गए और अनफॉर्चुनेटली देन ही पास्ड अवे। तो वो जो हमको जेपी चौकसे ने बताया कि ही वांटेड कि इसको, उस वक्त उनकी हिना पिक्चर आने वाली थी, तो ही वांटेड मी टू सिंग इन दैट मूवी हिना। अब वो क्या गवाना चाहते थे क्या नहीं, वो तो जब वो होते तो और वो कुछ बातचीत होती तब बात थी। लेकिन वो ज़माना वो था जब कहा जाता था कि राज कपूर जिस पे भी हाथ रख देते हैं वो तो मतलब एक लोहे पे रख दे तो वो सोना हो जाए वो इस टाइप का उनका था। बट आपने आगरा का बहुत नाम रोशन किया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो करंट सिनेरियो है म्यूज़िक का, बिफोर वी वाइंड अप, और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आज के युवा हैं, क्योंकि आगरा अगर देखा जाए तो नज़ीर, मीर तकी मीर और गालिब इतना रिच गज़ल लिखी हुई ऑलरेडी अवेलेबल हैं और पूरी दुनिया में लोग गाते हैं, और आगरा के जो युवा हैं जो गायकी में आ रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे?
हाँ, सबसे पहला मैसेज तो उनके लिए ये होगा, वो अपनी जो गायन शैली है, अपने गायन को मजबूत करें, सबसे पहला काम। और वो मजबूत होगा सही लर्निंग से, सही शिक्षा से और लगातार सही दिशा में रियाज। मैं सही दिशा में रियाज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रियाज गलत अगर किया जाए तो उससे नुकसान भी होता है। तो सही दिशा में रियाज, सही नॉलेज, राइट नॉलेज ये करना। उसके बाद ये देखना कि आपका शहर आगरा ख़ास करके इतना ज़्यादा रिच है। वो रिचनेस आती है यहाँ के साहित्य से, यहाँ के संगीत से, यहाँ की हर तरह की कला। चाहे मैं तो कहता हूँ कि आगरा इतना रिच है कि जरदोज़ी की कला, यहाँ पच्चीकारी की कला, मार्बल इनले वर्क की कला, यहाँ का आगरा का घराना, आगरा का संगीत और आगरा का साहित्य, आगरा का पेठा मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत अपने आप में महत्व रखती हैं। और सारी दुनिया में अगर आगरे की पहचान है तो इन्हीं सब चीज़ों से है। तो आप देखिए कि मिर्ज़ा गालिब जो दुनिया का सबसे बड़ा शायर हुआ है वो आगरे से। फिर खुदाए सुखन जिसको कहा जाता है, मीर तकी मीर, वो आगरा से, आगरा में पैदा हुए। नज़ीर अकबराबादी आगरा से, महाकवि सूरदास आगरा से। मतलब ऐसे ऐसे जो साहित्य के ये बड़े स्तंभ हैं, ये सब आगरा से हैं। तो इनको एक्सप्लोर करें, इनको समझें, इनको जानें और इनको गाएं। इनको भी, मैं ये नहीं कहता कि आप और चीज़ें ना गाएं, वो भी गाइए, लेकिन इनको भी गाइए, इनको भी गाइए, जिससे कि ये जो परंपरा हमारी की आगरा की जो धरोहर, मतलब ठीक है आप अपना काम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं या कोई भी करते हैं, आप पैसे भी बनाते हैं अपना काम, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आर यू कंट्रीब्यूटिंग इन एनी वे टू योर टाउन। आप अपने शहर को किस तरह से कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, आपकी कला, उसी के माध्यम से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसी के माध्यम से आप गालिब को गा सकते हैं, मीर को गा सकते हैं, नज़ीर को गा सकते हैं, सूरदास को गा सकते हैं। तो ये जब ये काम करेंगे, प्लस उसके साथ साथ जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के जो कवि और शायर यहाँ के, उनको भी गाएं, उनको भी गाएं। जैसे कि हमारे अपने सोम ठाकुर जी हैं, इनको गाएं। और जो हमारे बाकी कवि और शायर यहाँ के आगरा के हैं, उनको गाएं। तो मतलब ये थोड़ा सा आपको कंट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा और करना चाहिए। और उसमें आपको पैसा बहुत नहीं देखना चाहिए कि नहीं साहब मेरी तो ये फ़ीस है, मैं तो यही लूँगा, ऐसे नहीं होता। वो तो आप और जगहों से भी कमा रहे हैं, वो हो रहा है, लेकिन ठीक है आपको लाइवलीहुड के लिए चाहिए, दैट इज़ फाइन। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने शहर को, क्योंकि आपके पास कला है तो आप कला के माध्यम से ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से टू द न्यू जनरेशन, और जो न्यू क्रॉप जो हमारी आ रही है गाने वालों की, और या संगीत के किसी भी जो उसमें जैसे कि डिसिप्लिन में, फॉर एग्जांपल डांस में हो, बजाने में हो या तबले में हो, किसी भी चीज़ में, गाने में हो, तो वहाँ से आपको इतना कुछ ना कुछ देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आपसे बहुत अच्छी चर्चा हमने की म्यूज़िक के बारे में। और हम चाहेंगे कि आपकी लीडरशिप में आगरा यूनेस्को म्यूज़िक की सिटी डिक्लेयर कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा जी। और एक बात और कहना चाहूँ जी, एक बात ये सिर्फ छोटा सा कहना चाहता था कि आगरा क्योंकि कल्चरली इतना रिच है, अगर यहाँ पर एक कोई अच्छा कल्चरल सेंटर बने, जी, जैसे ब्रिज सांस्कृतिक केंद्र, कोई एक ब्रिज सांस्कृतिक केंद्र हो, उसमें गालिब की गज़ल
अगर शेर भी पढ़े जाएं तो सूरदास के पद भी पढ़े जाएं, जी। और मयूर का नृत्य भी हो और चरुकला भी नृत्य हो, इस तरह का, और आगरा घराने का जो संगीत का जो हमने बात करी थी, उस तरह का भी वो सारा जो है उसको भी एक थोड़ी सी संबल मिले उसको, तो वो एक परंपरा जो हमारी साहित्यिक धरोहर जो है, साहित्य और कला, संस्कृति, कला और साहित्य की जो धरोहर है, उसको एक बहुत बड़ा संबल जो है हो सकता है। इससे ब्रज सांस्कृतिक केंद्र अगर बनता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत अच्छा सुझाव है, और हम फिर मुलाकात करेंगे सुधीर जी से, और संगीत पर आगे चर्चा करेंगे और बाकी उनके एक्सपीरियंसेस को जानेंगे। अनिल शर्मा, मून टीवी के लिए, पॉजिटिव आगरा। थैंक यू।